मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आज आपको करवाने वाला हूं झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा जारी टर्म क्लास 11th के टर्म 2 सेट 2 के मॉडल क्वेश्चंस पेपर का सॉल्यूशन। मैंने आपको सेट 2 के मॉडल क्वेश्चंस का सेक्शन ए और सेक्शन बी का सॉल्यूशन करवा दिया है। आज मैं आपको सेक्शन सी का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। सेक्शन सी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 हैं और आपको 3 का ही आंसर करना है, लेकिन यहां पर मैं आपको ऑल द 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है the displacement of wave is represented by y is equal to 5 sin 500t plus 50z। हम लोगों को मालूम करना है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वेव, सेकंड मालूम करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, थर्ड मालूम करना है वेवलेंथ, फोर्थ मालूम करना है वेव स्पीड और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ये मालूम करनी है फिफ्थ में। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट के लिए वो है y is equal to sin 500t plus 50z। एक्चुअल इक्वेशन जो होता है इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फॉर द वेव ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव z एक्सिस। अगर कोई वेव नेगेटिव x एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रहा है तो उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है y is equal to a sin omega t plus kz plus phi। यहां पर a वेव के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को और k जो है ये आपको वेव प्रोपगेशन वेक्टर को, जबकि phi कहलाता है इनिशियल फेज। अब अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको निकालना है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वेव। अगर k के पहले प्लस साइन आता है इसका मतलब पॉजिटिव साइन आता है, इसका मतलब यह हुआ कि वेव नेगेटिव x एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रहा है। इक्वेशन 1 में आप देखेंगे z के साथ प्लस 50 है, तो प्लस साइन ये दर्शाता है कि ये वेव नेगेटिव z, फिर से समझ लें z एक्सिस अगर यहां पर z है इसका मतलब यह हुआ कि वेव z एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रहा है। अगर इस k के पहले मतलब इस नंबर के पहले प्लस साइन होगा तो इसका मतलब हुआ कि वेव नेगेटिव x एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो ये वाला जो वेव है इसका ये वेव है, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वेव इज अलोंग नेगेटिव z एक्सिस। ये नेगेटिव z एक्सिस की तरफ होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है वेव फ्रीक्वेंसी। अगर आप वेव को अगर आप गिवन इक्वेशन को अगर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये ओमेगा टी है और यहां पर 500t आया है, मतलब ये जो ओमेगा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। 1 और 2 को कंपेयर करने से पता चलेगा कि ओमेगा का वैल्यू 500 है। तो आइए अगर हम लोग इसे कंपेयर करें तो आपको ये ओमेगा का वैल्यू मिलेगा 500। ये ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है और न्यू लीनियर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो ओमेगा के बदले में 2 पाई न्यू लिखा जा सकता है। न्यू इज इक्वल टू 500 बाई 2 पाई, तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 500 बाई 2 पाई का वैल्यू 3.14। जब आप इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा और इस तरह से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 79.61 आ जाएगा। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 79.61 हर्ट्ज। इसके बाद आपको वेव प्रोपगेशन वेक्टर वेवलेंथ निकालने के लिए कहा गया है। वेव प्रोपगेशन वेक्टर और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन होता है k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा को जब आप सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2 पाई बाई k। k का वैल्यू कंपेयर करेंगे इक्वेशन में तो आपको पता चलेगा कि 50 है तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाई
50 हो जाएगा। तो ये आपको वेवलेंथ हो गया। उसके बाद है स्पीड ऑफ वेव। वेव की स्पीड का जनरल फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी मालूम कर लिया है और वेवलेंथ भी मालूम कर लिया है। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 500/2 पाई है, जबकि लैम्डा का वैल्यू 2 पाई बाई 50 है। 2 पाई और 2 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, 50 से ये 500 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, तो v का वैल्यू आ जाएगा 10। तो इस तरह से वेव की वेलोसिटी आ जाएगी आपको 10। आइए नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद पूछा गया मैक्सिमम वेलोसिटी। तो पार्टिकल की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ए ओमेगा। ये मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ए का वैल्यू आपने देख लिया इक्वेशन में, ये 5 है और ओमेगा का वैल्यू 500 है। तो 5 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी 2500 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये वेवलेंथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, स्पीड क्या होगी और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है डिफाइन स्ट्रीमलाइन फ्लो, ऑब्टेन एन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर द फ्लो ऑफ लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सपोज कीजिए कि ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, यहां पर एक पॉइंट ए है, यहां पर एक पॉइंट बी है और यहां पर एक पॉइंट सी है। अगर लिक्विड इस तरह से फ्लो करे कि पॉइंट ए से पास करने वाले सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम हो, उसी तरह से पॉइंट बी से पास करने वाले सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम हो और पॉइंट सी से पास करने वाले सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम हो, तो लिक्विड के इस तरह के फ्लो को कहा जाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। इफ द फ्लो ऑफ लिक्विड टेक्स प्लेस If the flow of liquid takes place in such a way that at a particular point each molecule of liquid must have same velocity, but at different points they may have different velocity is called streamline flow। यहां पर जितने भी मॉलिक्यूल्स पास कर रहे हैं सभी की वेलोसिटी सेम होगी, यहां पर जितने पास कर रहे हैं उसकी भी वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन यहां और यहां पर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। तो ऐसे फ्लो ऑफ लिक्विड को कहा जाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। If the flow of liquid takes place in such a way that at a particular point different molecules of liquid will have different velocity, at a particular point different molecules of velocity will have same velocity, but at different points they may have different velocity is called streamline flow। अब इस स्ट्रीमलाइन फ्लो में एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आता है। आइए देखते हैं ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है। सपोज कीजिए कि आपके पास ये ए बी एक पाइप है जो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का है। ए पर क्रॉस सेक्शनल एरिया अल्फा 1 है और बी पर क्रॉस सेक्शनल एरिया अल्फा 2 है। ए पर लिक्विड की वेलोसिटी v1 है और बी पर लिक्विड की वेलोसिटी v2 है। तो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एट ए एंड बी है। v1 एंड v2 ये वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट ए एंड बी है। डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, मान लिया जाए कि ए पर लिक्विड की डेंसिटी डेल्टा 1 है और बी पर लिक्विड की वेलोसिटी ये डेल्टा 2 है। तो आप देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड एट ए। यहां पर लिक्विड की वेलोसिटी v1 है, इसका मतलब यह हुआ कि लिक्विड v1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड में। यह 1 सेकेंड में v1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहां से यहां तक का लेंथ हो गया v1 और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया देख रहे हैं ये अल्फा 1 है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वॉल्यूम मिलता है। तो ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड एट ए ये अल्फा 1 v1 हो जाएगा। अब ये 1 सेकेंड का वॉल्यूम है, ये जो अल्फा 1 v1 है ये 1 सेकेंड में ए पर जो लिक्विड इंटर कर रहा उसका वॉल्यूम है। अब मान लिया जाए कि यहां से यहां तक जो लिक्विड फ्लो हुआ वो डेल्टा टी टाइम तक हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट ए इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी। तो 1 सेकेंड के लिए अल्फा 1 v1 था, तो डेल्टा टी टाइम के लिए हो जाएगा अल्फा 1 v1 इंटू डेल्टा टी। यहां पर कॉमन दे देंगे अल्फा 1 v1 डेल्टा टी। ये लिक्विड ए पर एंटर कर रहा है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे बी के बारे में तो बी पर लिक्विड आउट हो रहा है।
सॉरी, ए पर लिक्विड इंटर कर रहा अल्फा वन V1 इंटू डेल्टा टी। अगर हम लोग डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो मास ऑफ लिक्विड इंटरिंग इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी, ये हो जाएगा अल्फा वन V1 डेल्टा टी इंटू डेल्टा वन, ये मास ऑफ लिक्विड इंटरिंग पर सेकेंड एट ए है। अगर आप मास की बात करें तो ए पर लिक्विड इंटर कर रहा है और बी पर से लिक्विड आउट हो रहा है, तो उसी तरह से मास ऑफ लिक्विड कमिंग आउट एट बी इन टाइम डेल्टा टी, ये हो जाएगा स्मॉल टाइम डेल्टा टी, ये हो जाएगा अल्फा टू V2 इंटू डेल्टा टू, दिस इज इक्वल टू mb। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जितना लिक्विड का मास ए पर एंटर करेगा उतना ही लिक्विड का मास बी पर आउट हो जाएगा, मतलब टोटल इनकमिंग मास इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग मास। तो इस तरह से आप दोनों को इक्वेट कर देंगे तो दोनों तरफ से टी और टी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा वन एंड डेल्टा वन कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा वन V1 बराबर हो जाएगा अल्फा टू V2। इसी इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लिक्विड के बारे में। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में डिस्कस वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ, और फिर है डिस्कस वेरिएशन इन जी विथ हाइट। ये अर्थ का सरफेस है। जब हम लोग अर्थ के सरफेस से डेप्थ की तरफ जाते हैं, डेप्थ के मतलब हुआ अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हैं, जैसे हम लोग कुछ कोड़ते हैं, बोरिंग करते हैं ना, तो बोरिंग करते हैं तो बोलते हैं कि कितना फीट का बोरिंग हुआ है, तो बोलते हैं कि 70 फीट का। इसका मतलब हुआ कि 70 फीट टॉप सरफेस से नीचे की तरफ हम लोग मूव किया है, तो यही डेप्थ कहलाता है। इस डेप्थ में जी पर क्या असर पड़ेगा, जी किस तरह से वेरी करेगा, इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। इस डायग्राम में आप देखेंगे ये कंप्लीट अर्थ है, ये जो आपको सर्कल दिखाया गया है ये कंप्लीट अर्थ है। यहां से हम लोग डी डेप्थ नीचे की तरफ गए हैं, यहां से यहां तक डी है, तो एमी मास ऑफ अर्थ है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, जी डैश एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, इस जगह पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये जी डैश दिखाया गया है। एम डैश मास ऑफ शेडेड पोर्शन ऑफ अर्थ, ये जो आप देख रहे हैं शेडेड किया हुआ पोर्शन है, इसका मास एम डैश है, और रो डेंसिटी ऑफ अर्थ है। ऐसा अज्यूम किया गया है कि अर्थ की डेंसिटी सभी जगह सेम है। तो जी का फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जी एम ई इज इक्वल टू हो जाएगा आर ई स्क्वायर। तो जी एम ई का वैल्यू हम लोग को आ गया है। अब जी डैश की बात करेंगे तो जी डैश के लिए ये मास एम डैश है और ये वाला रेडियस आर ई माइनस डी है, तो फॉर्मूला हो जाएगा जी एम डैश डिवाइडेड बाई आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। एम डैश ये मास है, आपने पढ़ा होगा डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी जो होता है ये मास बाई वॉल्यूम होता है, मतलब मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास को डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म में लिखा जा सकता है। यहां पर डेंसिटी अर्थ की रो है और मान लिया जाए कि ये शेडेड पोर्शन जो है ये शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम वी डैश है, तो वी डैश वॉल्यूम ऑफ शेडेड पोर्शन ऑफ अर्थ। अब आप देखेंगे नेक्स्ट आ जाएंगे ये जो शेडेड पोर्शन है ये स्फेरिकल शेप का है और स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका रेडियस आर ई माइनस डी है, इसलिए इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब। आप देखेंगे ऊपर में आर ई माइनस डी का होल क्यूब है और नीचे में आर ई माइनस डी स्क्वायर है, तो आर ई माइनस डी स्क्वायर ये आर ई माइनस डी स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और ये आर ई माइनस डी बचा रह जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग आर ई क्यूब से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर में मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई किया, तो आप देखेंगे रो इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब मिल रहा है। ये 4/3 पाई आर ई क्यूब ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ है, ये जो है वीई वॉल्यूम ऑफ अर्थ है, ये 4/3 पाई आर ई क्यूब। अब अगर आप
डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मास ऑफ अर्थ मिल जाएगा। तो रो इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब ये मास ऑफ अर्थ है, तो यहां पर हमने एम ई पुट कर दिया है। अब आप देखेंगे जी बाई आर ई क्यूब था यहां पे, ये जी बाई एम ई आर ई क्यूब, जी एम ई का वैल्यू आपने ऊपर ऑलरेडी निकाल लिया है, और जी एम ई का वैल्यू ऊपर आप देखेंगे ये आपको आया है जी आर ई स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग जी एम ई के बदले में जी आर ई स्क्वायर पुट कर देंगे। ऊपर में आर ई स्क्वायर है, नीचे में आर ई क्यूब है, तो जी बाई आर ई आ जाएगा। इसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू आर ई डिवाइडेड बाई आर ई माइनस डी बाई आर ई। इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, आर ई और आर ई कैंसिल हो जाएगा, तो जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर ई। ये वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ है। यहां से ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे डी इंक्रीज करेगा, मतलब डी इंक्रीज करेगा, मतलब डेप्थ इंक्रीज करेगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये आपको जो है डिक्रीज करेगी। आइए और आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं वेरिएशन इन जी विथ हाइट। अब हम लोगों को जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करनी है हाइट के साथ, मतलब जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो जी के वैल्यू में क्या असर पड़ेगा वो। ये जो आपको दिखाया गया है ये अर्थ है। अब आप गौर करेंगे तो एम ई मास ऑफ अर्थ है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, और जी डैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट एच है। तो जी का फॉर्मूला जानते हैं, जी इज इक्वल टू होता है जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जी एम ई इज इक्वल टू हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर। जी डैश का वैल्यू निकालेंगे तो जी डैश के लिए डिस्टेंस हो जाएगा आर ई प्लस एच, तो जी डैश के लिए जी एम ई बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। जी एम ई का फॉर्मूला होता है जी आर ई स्क्वायर, तो यहां पर हम लोगों ने जी के बदले पुट कर दिया जी आर ई स्क्वायर। अब आप देखेंगे इसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, आर ई स्क्वायर है और आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हैं आर ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो एक बार ये देखेंगे, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट ए हाइट एच। जी डैश और एच में इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब अगर एच इंक्रीज करेगा तो जी डैश डिक्रीज करेगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि हाइट के साथ भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। आइए इस इक्वेशन को और थोड़ा आगे देखते हैं। अगर आप जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। यहां से डिनोमिनेटर से आप आर ई को कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 प्लस एच बाई आर ई बच जाएगा। ऊपर में भी आर ई और नीचे में भी आर ई है, तो ये आर ई और आर ई कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई आर ई प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। जब आप 1 प्लस एच बाई आर ई को न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो ये पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाकर के निगेटिव हो जाएगा। फिर आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स। यहां 1 है और n का वैल्यू -2 है, तो 1 माइनस 2h बाई आर ई हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, अगर h का वैल्यू बहुत बहुत कम हो रेडियस के कंपैरिजन में, तब g डैश का वैल्यू आ जाएगा g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर ई। यहां से भी क्लियर है कि h के साथ g डैश का वैल्यू डिक्रीज करेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 लिखता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा ये बताना है। उसके बाद शो दैट टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन रिमेन्स कांस्टेंट, शो ग्राफिकली, और हम लोगों को इसे ग्राफ के जरिए भी दर्शाना है। तो आइए, ये हमारे पास x o x डैश एक स्ट्रेट लाइन है। एक पार्टिकल जिसका मास m है वो x o x डैश पर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है विद o एज मीन पोजीशन। a पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है, किसी समय पार्टिकल आपको पॉइंट P पर थी, तो लिखा हुआ लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन on a straight line x o x dash with o as mean position. Let at any time t particle is at x from o. किसी टाइम t पर पार्टिकल o से x डिस्टेंस पर है। a इस मोशन का एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है।
पार्टिकल को P से Q तक डिस्प्लेस करने में जो वर्क करना पड़ा है वो वर्क dW है। हम लोग जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो dW इज इक्वल टू हो जाएगा F dx। फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सीलरेशन, तो हमने इसके बदले में मास इनटू एक्सीलरेशन लिख दिया है dW। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है तो उसका एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक्सेलरेशन के बदले मैंने पुट कर दिया है ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब आप देखेंगे ये ओमेगा स्क्वायर एक्स ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। अगर हम लोग टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं तो हम लोग को इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ से हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया है। ओमेगा स्क्वायर ये मास है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये कांस्टेंट है, x dx ये वेरिएबल है, इसे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। स्टार्ट करेंगे फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x, तो ओमेगा w इज इक्वल टू हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर x। इंटीग्रेशन में x पर जो भी पावर उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो ये x स्क्वायर, और जो पावर मिलता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से ये चीज नहीं होगा। फिर ये ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x तक। एक बार x के वैल्यू में बदले में x पुट करेंगे और एक बार x के बदले में 0, तो x स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो w इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ये वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिस एनर्जी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है तो उसके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला मालूम करना है और काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला मालूम करना है। तो आइए अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं। किसी भी पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर डिस्प्लेसमेंट x है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसके सपोर्ट में हम लोग यहां पर लिख देते हैं सिंस, इसके सपोर्ट में सिंस v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब इसका आप स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है तो उसके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी के मतलब हुआ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब आप दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करके ये ए स्क्वायर है पुट कर देंगे और पुट करके आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। m जो कि मास ऑफ पार्टिकल ये कांस्टेंट है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ये कांस्टेंट है और a एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है ये भी कांस्टेंट है। मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये आपको प्रूफ हो गया। अब हम लोगों को ग्राफ बनाना है। इसके लिए ग्राफ बनाने के लिए पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे। आइए ग्राफ बनाने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग x का वैल्यू 0 ले लेते हैं, x के वैल्यू 0 लेने के मतलब हुआ कि पार्टिकल मीन पोजीशन पर है। ये आप देख रहे थे x इज इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो मतलब हुआ कि पार्टिकल मीन पोजीशन पर है। और जब यहां पर x का वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाएगी। मतलब एक आपको एक कोऑर्डिनेट मिला जो कि 0 0 है। अगर आप x का वैल्यू प्लस a लेते हैं मतलब आप यहां पर आ जाते हैं x इज इक्वल टू प्लस a। तो यहां पर x का वैल्यू प्लस a पुट करेंगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये मैक्सिमम है। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा से ज्यादा इतनी ही हो सकती है। तो पोटेंशियल P ये मैक्सिमम है। तो आपको एक कोऑर्डिनेट मिल गया x इज इक्वल टू a पर PE मैक्सिमम। तो PA a एंड मैक्सिमम दूसरा कोऑर्डिनेट है।
इसी तरह से आप x इज इक्वल टू माइनस ए ले लेंगे, मतलब आप यहां पर हैं माइनस ए। तो अगर आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस ए, तो यही आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेट आपको मिल गया माइनस ए और पीई मैक्स। तो अगर आप देखेंगे इसका प्लॉट ड्रॉ करना चाहेंगे तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट 0 0 है, दूसरा ए और पीई मैक्स है, दूसरा माइनस ए और पीई मैक्स है। तो ये अगर पोटेंशियल एनर्जी का प्लॉट ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप थोड़ा गौर करें इस डायग्राम में। ये आप देख रहे हैं, ये x इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 और x इज इक्वल टू a पर ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। उसी तरह से x इज इक्वल टू 0 पर 0 और x इज इक्वल टू माइनस a पर भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो ये जो आपको लेवल दिखाया गया है ये मैक्सिमम एनर्जी का लेवल दिखाया गया है। तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। उसी तरह से अगर आप काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का आप इक्वेशन देखिए क्या है। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर एक्स का वैल्यू 0 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो आपको काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम है, तो के ई मैक्स जो हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट के ई मैक्स आपको मिला है, तो एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और दूसरा के ई मैक्स हो जाएगा। आइए इसी तरह से अगर आप x का वैल्यू प्लस ए लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 0 आ जाएगी, तो एक कोऑर्डिनेट मिला प्लस ए एंड 0। अगर x का वैल्यू माइनस ए लेते हैं तो फिर काइनेटिक एनर्जी 0 आ जाएगी, तो एक कोऑर्डिनेट मिला माइनस ए और 0। तो इस तरह से आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। आइए तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करके दिखाते हैं किस तरह से प्लॉट होगा। x इज इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, मतलब यहां पर चली आएगी। x इज इक्वल टू a पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, मतलब यहां पर आ जाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस a पर काइनेटिक एनर्जी यहां पर आ जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। सॉरी, यहां पर आ जाएगा। तो ये वाला जो कर्व आप देख रहे हैं ये काइनेटिक एनर्जी का कर्व है, और ये वाला जो कर्व देख रहे हैं ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है। तो इस तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ग्राफ के जरिए समझा दिया। आइए नेक्स्ट आते हैं, लिखा हुआ है डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, डेराइव रिलेशन अमंग देम। जब आप किसी बॉडी को का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मतलब जब आप किसी बॉडी को गर्म करते हैं तो उसका डायमेंशन इंक्रीज कर जाता है, इसे हम लोग थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ये डायमेंशन 3 तरीके से इंक्रीज कर सकता है। एक इंक्रीज है जिसमें कि लेंथ इंक्रीज कर जाए, दूसरा इंक्रीज है जिसमें कि आपको सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाए, और तीसरा इंक्रीज है जिसमें कि आपको वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए। अगर लेंथ इंक्रीज कर जाए तो इसे लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, अगर एरिया इंक्रीज कर जाए तो यह सरफेस एक्सपेंशन कहलाता है, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए तो इसे वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। आइए ये क्या है समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक रॉड है और इस रॉड का लेंथ किसी टेम्परेचर पर इस रॉड का लेंथ L है। मान लिया जाए कि इस रॉड का टेम्परेचर आपने डेल्टा T से इंक्रीज कर दिया है, तब इस रॉड का जो लेंथ हो गया है वो आपको L प्लस डेल्टा L हो गया है। इसका मतलब यह हो गया कि इसका लेंथ L से इंक्रीज कर गया है, तो L ये इंक्रीज इन लेंथ है और डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। इसको कहा जाता है फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ, ये कहलाएगा फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ। अब अगर आप देखेंगे तो आपने टेम्परेचर को डेल्टा T से इंक्रीज किया है, तो जब आप टेम्परेचर को डेल्टा T से इंक्रीज करते हैं तो फ्रैक्शनल चेंज इंक्रीज इन लेंथ आता है L बाई L। अगर आप टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करेंगे तो यह आपको मिलेगा डेल्टा L डिवाइडेड बाई L होल डिवाइडेड बाई T। इसको पढ़ा जाता है फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ विद 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ विद 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर,
इसी को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और इसे अल्फा से लिखा जाता है। इसी तरह से डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए होल डिवाइडेड बाय टी, इसको कहा जाता है फ्रैक्शनल इंक्रीज इन एरिया विथ 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसे हम लोग बी से लिखते हैं। अगर आपने लिखा डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो इसे पढ़ते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन इंक्रीज इन वॉल्यूम विथ 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसे गामा से लिखा जाता है और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है, सॉरी वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो आपने देख लिया कि वॉल्यूम एक्सपेंशन तीन तरह, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन तीन तरह का होगा। एक को कहा जाता है लीनियर एक्सपेंशन, दूसरे को कहा जाता है एक कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन और तीसरा कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इन तीनों का हमने बारी बारी से डेफिनेशन लिख दिया है। आइए हम लोग अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। इस बीच अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको यहां पर फिजिक्स के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक बार देखते हैं टाइप्स ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। पहला कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सबसे फर्स्ट में आ जाएंगे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ of a body due to 1 degree Celsius increase in temperature is called coefficient of linear expansion. फ्रैक्शनल चेंज भी आप कह सकते हैं या फ्रैक्शनल इंक्रीज भी आप कह सकते हैं। फ्रैक्शनल चेंज और इंक्रीज, उसी तरह से फ्रैक्शनल चेंज इन सरफेस ऑफ ए बॉडी ड्यू टू 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और तीसरा कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन 1 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ऊपर से देख लें, द फ्रैक्शनल चेंज इन सरफेस ऑफ ए बॉडी ड्यू टू 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन और सुपरफिशियल। सेम बात है, द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी ड्यू टू 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। सरफेस एक्सपेंशन को, लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा से लिखा जाता है, सरफेस एक्सपेंशन को बीटा से और वॉल्यूम एक्सपेंशन को गामा से। तो हम लोग ये जानेंगे कि अल्फा, बीटा और गामा के बीच क्या रिलेशन है। तो बारी बारी से हम लोग इनके बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, हम लोगों को अल्फा, बीटा और गामा के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। सबसे पहले हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे अल्फा और बीटा के बीच। तो मान लिया जाए कि L0, A0 और V0, L0 इस क्यूब का लेंथ है, A0 इसका सरफेस एरिया है और V0 इसका वॉल्यूम है। तो लेंथ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एट T0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इसका लेंथ L हो गया है, ये जो सामने वाला फेस है इसका सरफेस एरिया A हो गया है और इसका वॉल्यूम जो है ये V हो गया है। तो L, A एंड V ये लेंथ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब है एट T डिग्री सेल्सियस। तो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे था, T0 डिग्री सेल्सियस पे, अब T डिग्री सेल्सियस पे। आप देख रहे हैं ये स्क्वायर शेप का सरफेस होता है। तो सरफेस का जो एरिया होगा, स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, ये साइड का स्क्वायर होता है। तो A0 हो जाएगा L0 का स्क्वायर। वॉल्यूम जो होता है वो साइड का क्यूब होता है, तो V0 हो जाएगा L0 क्यूब। उसी तरह से ये आपको T0 डिग्री सेल्सियस पर है। T डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो एरिया का वैल्यू मिलेगा L स्क्वायर और वॉल्यूम का वैल्यू मिलेगा L क्यूब। अब हम लोग सबसे पहले रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे अल्फा और बीटा के बीच। आइए अल्फा और बीटा के बीच आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करके दिखाते हैं। हम लोगों ने लीनियर एक्सपेंशन में पढ़ा है कि L इज इक्वल टू होता है L0 इंटू 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। अब हम लोग दोनों तरफ से स्क्वायर कर दे इस इक्वेशन में, तो इधर आपको L स्क्वायर हो जाएगा और ये L स्क्वायर 1 प्लस अल्फा T माइनस T0 का होल स्क्वायर। L स्क्वायर ये एरिया है
एट टेम्परेचर T, तो ये आप देखेंगे एल स्क्वायर के बदले में ए स्क्वायर पुट कर दिया, L0 के बदले में A0 पुट कर दिया, ये एक्सपैंड करेंगे, ये A प्लस बी होल स्क्वायर है, तो A प्लस बी होल स्क्वायर का होता है वैल्यू A स्क्वायर, A स्क्वायर में 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर में सॉरी A स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 इंटू 1 इंटू बी अल्फा टी माइनस T0 इंटू बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू टी माइनस T0 का होल स्क्वायर। ये अल्फा बहुत छोटा होता है, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा होता है तो इसका स्क्वायर करने पर और भी छोटा हो जाएगा, मतलब 1 के कंपैरिजन में ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसलिए इस टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगले स्टेप में वो टर्म हटा दिया है, ये बचा दिया है, तो a इज इक्वल टू a0 इंटू 1 प्लस 2 अल्फा टी माइनस T0 हो गया, ये आपको मिला। और एक और एक्सप्रेशन होता है सरफेस एक्सपेंशन के लिए कि a इज इक्वल टू a0 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू टी माइनस T0, जहां की बीटा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन कहलाता है। तो एक बार हम लोगों ने लीनियर एक्सपेंशन से ये फॉर्मूला निकाला और सरफेस एक्सपेंशन से ये फॉर्मूला निकाला, दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो लेफ्ट साइड में a0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस T0 और ये हो जाएगा a0 इंटू 1 प्लस बीटा टी माइनस T0, a0 ये दोनों साइड में ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर मिलेगा 1 प्लस 2 अल्फा टी माइनस T0 और इधर मिलेगा 1 प्लस बीटा टी माइनस T0। अब आप देखेंगे कि ये 1 और 1 भी कैंसिल हो जा रहा है, तो 2 अल्फा टी माइनस T0 ये बचेगा b इज इक्वल b इंटू टी माइनस T0, तो t माइनस T0 अगले स्टेप में ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा आ जाएगा। तो एक रिलेशन हम लोग को मिला अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय 2, ये रिलेशन हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया अल्फा और बीटा के बीच में। नेक्स्ट हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे अल्फा और गामा के बीच में, अल्फा लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और गामा कोएफिशिएंट्स ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। तो आइए एक बार हम लोग फिर से करके देखते हैं। इस बार अल्फा और गामा के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। उसी तरह से लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा टी माइनस T0, दोनों तरफ से क्यूब कर देंगे तो L क्यूब L0 क्यूब 1 प्लस अल्फा टी माइनस T0 का होल क्यूब। L क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा V, L क्यूब साइड का क्यूब मतलब वॉल्यूम, L0 क्यूब साइड का क्यूब मतलब ये भी वॉल्यूम है। A प्लस B होल क्यूब है, इसका फॉर्मूला होता है A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर, A प्लस B होल क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला होता है A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब। तो इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए A क्यूब मतलब 1 का क्यूब ये 1 आ जाएगा, प्लस 3A इंटू B स्क्वायर, सॉरी A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B, तो 3 इंटू A स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा इंटू B अल्फा टी माइनस T0 ये B है, प्लस 3AB स्क्वायर, तो 3 इंटू 1 इंटू B अल्फा टी माइनस T0 है तो इसका स्क्वायर कर दिया, इंटू B क्यूब, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब टी माइनस T0 का क्यूब। तो इस तरह से आपने देख लिया कि इस एक्सपेंशन का इसका एक्सपेंशन क्या आ रहा है, 1 प्लस 3 इंटू अल्फा टी माइनस T0 प्लस 3 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू टी माइनस T0 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब टी माइनस T0 का होल क्यूब। अब आप देखेंगे यहां पर अल्फा पर स्क्वायर है और यहां पर अल्फा पर क्यूब है, अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा होता है, उसका स्क्वायर और क्यूब का वैल्यू और भी छोटा हो जाएगा, तो ये दोनों का दोनों टर्म नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपको मिलेगा v इंटू V0 1 प्लस 3 अल्फा टी माइनस T0। और वॉल्यूम एक्सपेंशन में हम लोग पढ़ते हैं v इज इक्वल टू V0 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस T0। तो अब आप इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो 1 का जो वैल्यू है V0 इंटू 1 प्लस 3 अल्फा टी माइनस T0 और ये आ जाएगा V0 1 प्लस गामा टी माइनस T0, ये V0 और ये V0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 प्लस 3 अल्फा टी माइनस T0 1 प्लस टी माइनस T0, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा तो 3 अल्फा टी माइनस T0, इस स्टेप में ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 अल्फा इज इक्वल टू गामा, तो अल्फा इज इक्वल टू 3 गामा हो जाएगा। तो ये रिलेशन हो गया अल्फा और गामा के बीच में। लास्ट जो रिलेशन हम लोग को एस्टैब्लिश करना है वो अल्फा बीटा एंड गामा के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। तो आप जान रहे हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 है, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा, और अगर आप दोनों तरफ से
बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। अब आप दोनों तरफ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 3 बीटा दिस इज इक्वल टू 6 अल्फा, मतलब सिर्फ 6 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 बीटा। इसी तरह से अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3, तो 3 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा गामा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 अल्फा इज इक्वल टू 2 गामा हो जाएगा। तो एक रिलेशन मिला आपको 3 बीटा इज इक्वल टू 6 अल्फा, और दूसरा या 6 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा, और दूसरा मिला 6 अल्फा इज इक्वल टू 2 गामा। इसका मतलब यह हुआ कि 6 अल्फा इक्वल हो जाएगा 3 बीटा के, और ये इक्वल हो जाएगा 2 गामा के। अगर आप यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपको मिलेगा 3 अल्फा फिर 3/2 बीटा प्लस गामा, या अल्फा इज इक्वल टू 3/2 बीटा दिस इक्वल टू 3 अल्फा। तो ये अल्फा बीटा एंड गामा के बीच में रिलेशन है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम लोगों ने सेक्शन सी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही है। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी मैंने पहले कंप्लीट कर दिया था, ये सेक्शन सी है। अब हमारा रह गया सेट 3, जो हम आपको अगले क्लास में सेट 3 का सॉल्यूशन बताएंगे।